सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू वीडियो में। मैं धीरज पालीवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर। ये जो चैप्टर है जे एडवांस के लिए काफ़ी ज़्यादा एक काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मिक्स करके अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। और ये चीज़ जे एडवांस को काफ़ी अच्छी लगती है कि दूसरे चैप्टर्स को मिक्स करके और फिर एक नया क्वेश्चन बनाना। ओके, इस चैप्टर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोपोटेंशियल, इन ये तीन, और फिर ये मैग्नेटिज्म, 4 चैप्टर्स, इन सब को मिला के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और वो क्वेश्चन थोड़ा इजी होगा अगर हमने मैग्नेटिज्म अच्छे से पढ़ लिया तो, और हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा आता है तो अब मैग्नेट्स की बात हो रही है तो मैं मेरे एक टीचर की बात बताता हूँ। सोचो कि हमारे पास 2 मटेरियल है, तो कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा मैग्नेट है? सोचो और नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। मैं इसका आंसर थोड़ी देर बाद बताऊँगा। ओके, कि हमारे पास 2 मटेरियल है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो दोनों मैग्नेट्स हैं? कोई भी मेटल नहीं होना चाहिए। ओके, दोनों मैग्नेट्स होने चाहिए। अब हम लोग कुछ की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चलते हैं। जनरल जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वही फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। एक मूविंग चार्ज के ऊपर कैसे फोर्स लगेगा, इसमें कुल जा सिम तो ये वाला पीडीएफ थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अंदर देखते हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। अ मूविंग चार्ज इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, वही हमारा जो बचपन से जो ग्राफ चलता आ रहा है, एक्स, वाई और जेड। हाँ, इसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, पर फिर भी कोई बात नहीं। अब ये चार्ज जो है वी वाला, इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, अच्छा लगता है। तो ये वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ठीक है। हमने 2 कंपोनेंट ले लिए, एक वी साइन थीटा और एक कॉस थीटा। ओके, वी कॉस थीटा। तो अब इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा वही हमें कैलकुलेट करना है। Let a positive charge Q is moving in a uniform magnetic field with B as the magnetic field with velocity V. ओके, अब यहाँ पे क्या पता, हमें ये चीज़ पता है कि फोर्स चार्ज के बराबर है। अब चार्ज जो है वो है F is directly proportional to V sin theta और F is also directly proportional to magnetic field। तो बस अब क्या, इन सबको मिला दो तो वो बन जाता है क्यू वी बी साइन थीटा। ऐसे बोलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है बोलने में। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के एक कांस्टेंट को लगा दो तो ये हो जाएगा के क्यू वी बी साइन थीटा। इसके ऐसा ही है, के इज इक्वल टू 1 इन ऐसा ही सिस्टम, जो कि वैसे कोई वैल्यू होती नहीं है। अब उसके बाद ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी। यानी कि अगर आपको किसी चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स निकालना है तो उसके लिए उस चार्ज को उसकी वेलोसिटी और उसकी मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, और ये चाहे बोर्ड्स हो या फिर जेईई एडवांस, दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो उस फार्मूला से बनेंगे कुछ इजी क्वेश्चंस, और अगर वो इजी क्वेश्चंस नहीं हुए तो इज्जत का बाजीपाला हो जाएगा। ओके, और ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट में भी यूज़ होगा, इसलिए इसको यहीं पे रट लो। देखो, इसके अंदर बहुत सारे फार्मूलाज हैं, तो अगर हो सकेगा, वैसे तो इस चैप्टर का पार्ट 1 है, तो अगर हो सकेगा तो फिर इसके अगले पार्ट में मैं फार्मूला शीट दे दूँगा, और उसका क्या करेंगे, उसको खोल के पी जाओ, बस दैट्स इट। किसी चैप्टर को सबसे अच्छे तरीके से करने का सिर्फ एक ही मतलब है, उसको घोल से पी जाओ। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी एक मूविंग चार्ज के ऊपर, वो सब कुछ तो ठीक है, पर अब उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। देखो, ऊपर सारा जो कुछ भी लिखा हुआ है सब कुछ बकवास है, पर फिर भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। हमने
थीटा को अलग अलग एंगल पे रख के देखा और देखा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज के ऊपर एक साइन का फंक्शन हो सकता है। मतलब मैं नहीं जानता कि मतलब वो साइन का फंक्शन, मेरे कहने का मतलब है कि वो साइन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसके एंगल के ऊपर भी वो डिपेंडेंट है, तो एंगल से उसकी वेरिएशंस होगी, तो इसलिए उसकी वेरिएशन साइन के साथ अलग अलग होती रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, अभी ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा मान लो कि एक फोर्स है एक चार्ज के ऊपर, उसमें क्यू भी वन है, वी भी वन है और साइन थीटा भी वन है, तो थीटा का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। यानी कि इसके कहने का सिर्फ एक सीधा सीधा मतलब आता है, क्या यार धोखा दे दिया, तो इसके कहने का ये मतलब आता है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन द फोर्स इज डायरेक्टली इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड। जब साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, चार्ज वन होगा, वेलोसिटी वन होगी, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड। अब थोड़ा ध्यान इस बकवास को भी दे देते हैं, क्या ही जाता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ is defined as the force experienced by a unit charge moving with velocity perpendicular to the direction of magnetic field। अरे ये क्या हुआ? हो क्यों नहीं रहा? कोई बात नहीं, मैं इस लाइन के बारे में बात कर रहा था, ऑब्वियसली बात है वैसे। अब कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। इन केसेस के अंदर कुछ है नहीं, हमने बस उस पार्टिकल के एंगल्स को बदल दिया। मतलब जिस वेलोसिटी से हमने उसको लात मारी है ना, उस लात के थोड़े एंगल को बदल दिया है। पहला एंगल यानी कि पहला जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है 0 डिग्री और 180 डिग्री। यहाँ पे है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब जब साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 है तो फोर्स भी 0 ही होगा। इसका मतलब है कि अगर हमने किसी पार्टिकल को ऐसे लात मारी कि उसके एक्स और वाई कंपोनेंट या फिर उसके साइन थीटा का जो एंगल बन रहा है वो 0 बन गया, तो फिर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। दूसरा एक्सपेरिमेंट है हमारा जहाँ पे वेलोसिटी 0 है और फोर्स भी 0 है। अ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। अगर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हमने कहीं से भी लात नहीं मारी तो वो वहीं रहेगा, वही लॉज ऑफ मोशन। आलसीपना आसान भाषा में। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट है, जब हमने थीटा एंगल को 90 डाल दिया, अब साइन थीटा 1 हो जाएगा। अब ऐसे केसेस में एफ मैक्स यानी कि जो मैक्सिमम फोर्स होगा, अब मैक्सिमम ही निकालते हैं हमेशा, मैक्सिमम फोर्स होगा वो होगा क्यू वी पी। चार्ज पार्टिकल moving perpendicular to the magnetic field will experience the maximum force। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर अगर मैंने किसी चार्ज को लात मार दी तो फिर उसके ऊपर जो मैक्सिमम फोर्स होगा वो क्यू वी पी होगा। ओके, यानी कि हम जो एंगल ले रहे हैं ना उसकी मैग्नेटिक फील्ड से ले रहे हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड निकालना नहीं आता तो भाई क्या ही कर सकते हैं, आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। खैर आ जाना चाहिए, इसके बहुत सारे तरीके, अगर हो सकेगा तो फिर मतलब हो सकेगा से मेरा मतलब है कि अगर नीचे डिमांड हुई तो मैं कुछ इजी कॉन्सेप्ट्स लेके आ जाऊँगा, कोई इजी ट्रिक्स लेके आ जाऊँगा, और अगर नहीं हुई तो फिर क्या ही बात है, ला ही दूँगा। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। तीसरी बात, लोगों को तो ये भी याद नहीं होगा कि दूसरी बात क्या थी या फिर पहली बात। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? तो देखो, उसी चीज़ को है
देखो उसी चीज़ को हमने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया और फिर बी को उधर भेज दिया, यानी कि जो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा था उसमें बी को इधर लेके आ गए और ये पूरा फॉर्मूला एज इट इज़ है, इसमें कोई भी लोचा नहीं किया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, क्यू को मैं 1 कूलम लिखता हूँ, वी को 1 मीटर पर सेकेंड, थीटा 90 है तो साइन थीटा 1 हो जाएगा और फोर्स है 1 न्यूटन का, तो बी होगा 1 टेस्ला। यानी कि एज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज टेस्ला, which is being termed on the name of the great scientist Nikola Tesla, who have discovered one of the favorite object of mine, which is the Tesla coil. काफ़ी शानदार है टेस्ला coil, कभी सुना है, नाम भी सुना है टेस्ला coil का? The strength of magnetic field at a point is said to be 1 Tesla if the charge of 1 coulomb while moving at a right angle to the magnetic field with a velocity of 1 meter per second experiences force of 1 Newton at that point. ये पूरी लाइन, पूरी की पूरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने ये बताया कि टेस्ला आखिर है क्या। ओके, अब इसके बाद चौथा बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा, दूसरा ये जो डेफिनेशन है ये बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क की आ जाती है। अब इसके बाद नीचे जो बायो-सावर्ट लॉ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3 मार्क्स के अंदर आ जाता है। ओके, तो इसके लिए बस अपने ध्यान को मेरे आवाज़ के ऊपर ही रखना। तो इसमें आता है बायो-सावर्ट्स लॉ। The strength of magnetic field or magnetic flux density at a point P due to current element di depends on। अब देखो मैं चाहता हूँ कि ये भाषा बिल्कुल ऊपर से चली गई होगी, मैं इसको एक आसान तरीके में बताता हूँ। एक करंट एलिमेंट है वाई, कुछ नहीं भाई, एक वायर है जिसके अंदर कुछ करंट जा रहा है, यूनिफॉर्म करंट है, ठीक है। अब उस पर बतानी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गोइंग फ्रॉम एन पर्टिकुलर एरिया, हाँ, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोइंग फ्रॉम एन पर्टिकुलर एरिया, यही है मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, अब इसी चीज़ को हमने एक पॉइंट के लिए रखा है। ओके, तो करंट एलिमेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं समझाने वाला यार। अब उसके बाद चलते हैं, तो अब देखो डीबी, अभी डीबी है क्या? डीबी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ठीक है, एक छोटे से पार्ट के लिए। डी पता नहीं क्यों लेते हैं, अरे मेरे को क्यों प्रॉब्लम हो रही है, मेरा नाम भी तो डी से स्टार्ट होता है। सो डीबी, सबसे पहली चीज़ तो कि डीबी जो है 4 चीज़ों के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, 3 के ऊपर होगा और इनडायरेक्टली 1 के ऊपर होगा, पर अगर थोड़ा उल्टा देखा जाए तो 4 के ऊपर डायरेक्टली होगा। पहली चीज़ है कि वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी चीज़ डीएल यानी कि करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तीसरी चीज़ साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और चौथी चीज़ 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द r² और इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल to the distance, to the square of distance between them, and it is nothing but a line from gravitational law. ओके, अब देखो यार, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, तो ये देख लो थोड़ा लेट बता दिया, पर सॉरी, मैं वहाँ से पढ़ रहा था। ओके, अब देखो इसका डेरिवेशन बेशक आपको क्लासेस में करा दिया होगा, और अगर नहीं कराया तो उस क्लास को जितना जल्दी हो सकते हो भाई छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि बोर्ड का टॉपिक है। और अगर ऐसे ही टॉपिक को नहीं करा सकते वो लोग, तो फिर वो लोग क्या ही करा देंगे। अब सबको एक साथ ला दो, क्योंकि यूनिटी इज़ द बेस्ट की टू द सक्सेस। कभी सुना नहीं मैंने, पर बस निकल गया। अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी के है, के की वैल्यू होती है u0/4 पाई,
और उस यू नॉट की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷ टेस्ला एम्पियर माइनस मीटर। इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस यानी कि ऐसा यूनिट्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि कोई यू नॉट की ऐसा यूनिट पूछ सकता है, बेशक पूछेगा यार, बेशक। ठीक है, यह है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये जो है, ये क्या भाई, ये क्या, ये जो हमारा छोटा सा एक एलिमेंट था जिसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड थी, यहाँ पे हो क्यों नहीं रहा। ओके, सो यस, डी बी यानी कि जो छोटा एलिमेंट था जहाँ पे कुछ फील्ड थी, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डी एल एंड आर एंड इज डायरेक्टली इनवर्ड। अब देखो वहाँ पे राइट हैंड पाम रूल जब लगाओगे तो चार्ज ऊपर है, देखो चार्ज ऊपर जा रहा है, देखो चार्ज इस डायरेक्शन में, वो इलेक्ट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन में। तो जब इसके ऊपर हम लोग राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि वो जो है मैग्नेटिक फील्ड वो अंदर आ रही है। भाई समझ जाना, इस एरो का मतलब अंदर होता है। ठीक है, अगर कभी रास्ते पे चले हो और अगर किसी जगह के लिए दीवार पे लिखा हुआ है तो सीधा जाने के लिए वहाँ पे नीचे का एरो बनाया होता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि नीचे ज़मीन के नीचे वो शॉप बनी हुई है, मतलब होता है कि सामने जाना है। ओके, तो बस वैसे यहाँ भी समझ लाना। अब एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी एट द सेंटर ऑफ एन सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, इसका भी डायरेक्ट डेरिवेशन आता है और कुछ भी नहीं आता, सिर्फ एक सर्कुलर कॉइल बनाओ, वो ही सारा पेज हमारी, और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। और वेल इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है जिसको याद रखो, एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो होगी यू नॉट एन आई अपॉन 2r, where n is the number of turns of the coil, I is the current and r is the radius of the coil। ये मत पूछना कि यू नॉट एन आई, मैं क्या बोला, मैं कुछ और बोला, यू नॉट एन आई अपॉन 2r, एल तो नहीं बोला ना मैं। अब दूसरी चीज़, मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ स्ट्रेट कंडक्टिंग करंट वायर, इसके ऊपर होती है यू नॉट आई अपॉन 4πa sin θ2 प्लस sin θ1। हाँ वही थोड़ी याद आ रही होगी। फॉर एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, यानी कि इन्फाइनाइट वायर के लिए क्या होती है 2 यू नॉट आई अपॉन 4πr, आर और ए वही डिस्टेंस है एक चार्ज के लिए। ठीक है, अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एन एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल रिंग इज इक्वल टू यू नॉट 2m अपॉन 4πx3। ओके, यही वो डेरिवेशन है जिसके बारे में बात कर रहा था, पर यहाँ पे थोड़ा सा ये अधूरा है, तो प्लीज़ इसको देख लेना, एक बार चेक करना। अब आता है एम्पियर सर्किटल लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन वैक्यूम। अब यार कुछ लोगों को यही नहीं पता होगा मैं कहाँ बोल रहा हूँ। इन वैक्यूम is u naught times the total current through the closed path, that is the cyclic integration of magnetic field into current is equals to u naught I। अब आता है एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, इसके दो लेख लिखते हैं, एक सोलेनॉइड और एक टॉरॉइड। सोलेनॉइड और टॉरॉइड बेसिकली सेम ही है, बस नंबर ऑफ टर्न्स और थोड़ा सा फॉर्मूला अलग हो जाता है। Magnetic field due to a current carrying solenoid is equals to u naught n I। अब अगर u naught n I के एजेस के ऊपर बात हो रही है तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड आधी हो जाती है। अब देखो वैसे तो ये सारी क्लासेस में समझाया जाता है बट ये थोड़ा लॉजिकल है तो मैं ही बता देता हूँ।
शायद कलर कॉम्बिनेशंस गलत ले लिए। ठीक है, तो इसको देखो, ये गंदा सा सॉलिनॉइड है। ठीक है, मैंने करंट एलिमेंट को यहाँ रख दिया। मेरे बोलने के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे यूनोटाई होगा और यहाँ पे यूनोटाई बाय 2 होगा। देखो यहाँ तो 0 होगा, यहाँ 0 होगा इस वाले के ऊपर वाले पार्ट के ऊपर। मैं बात कर रहा हूँ एजेस के ऊपर, इन वाले पार्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं या फिर परसों, पर मिलेंगे ज़रूर। पार्ट 1 में इतना ही था, पार्ट 2 में मिलते हैं।